हेडिंग डालो नेक्स्ट चैप्टर स्पेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर है स्पेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर है स्पेस टेक्नोलॉजी। अब जरा समझो स्पेस टेक्नोलॉजी। देखो ऐसा रिसर्च है जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी दोनों से जुड़ा हुआ है। तो पहले मैं आपको बोलता हूं स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च इज कनेक्टिंग विद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। यानी ये रिसर्च इसके सबके साथ मिलजुल के काम करता है। कैसे करता हम तुमको बताते हैं। देखो बच्चों, जैसे जब स्पेस रिसर्च में हम बात करते हैं तो हम सुनते हैं भैया बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्पेस में भेज रहे हैं। ठीक है, भेजो। चंद्रयान 3 चर्चा का विषय रहा है, आदित्य L1 डिस्कशन में रहा है, सबको पता है ये चीजें जो चली गई, सफल हुई, अभी क्या हुई है ना, चलेगा वो अभी आगे धीरे धीरे आएगा। क्यों भेजे भाई? सर स्पेस की नॉलेज लेने के लिए, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन वर्क, स्पेस की खोज। ठीक है, अंतरिक्ष में जो चीजें उनको जानने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस एक्सप्लोरेशन वर्क के लिए हम डिफरेंट तरह के स्पेस मिशन भेजते हैं। बहुत अच्छी बात है। इन्हीं स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस एक्सप्लोरेशन वर्क में है ना, होता क्या है, यहीं पर हम लोग बात करते हैं जब हम किसी सैटेलाइट को ऊपर लगाते हैं, जब हम किसी सैटेलाइट को ऊपर लगाते हैं तब जाकर हम उस सैटेलाइट से डीटीएच की सेवा पाते हैं। भाई आपके घर में जो आप डीटीएच का कनेक्शन लिए हैं, अब तो फिलहाल लोग नहीं लेते हैं, पहले जमाने में ले ही रहे थे, अब तो ऑनलाइन लाइव टीवी, इंटरनेट लग गया, स्मार्ट टीवी आ गया, आपको जरूरत ही नहीं, डीटीएच कोई ले ही नहीं रहा आजकल। हो सकता है खुदा ना खास्ता कुछ लोग रिचार्ज कराती हूँ, अभी भी पुराने जमाने में चल रहे हो। अरे 1000 रुपए का जब हम इंटरनेट फ्री ले रहे हैं अनलिमिटेड, उससे हम लाइव देख लेंगे ना मैच। क्या जरूरत है जाके 10 टीवी, तो कौन टीवी, स्पोर्ट टीवी करके फालतू उसका 600 रुपया देना, 8 रुपया, 1000 रुपये में काम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? होता क्या है समझो, यानी कहने का मतलब है स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हम सैटेलाइट्स वगैरह कहीं लगाते हैं, स्पेसक्राफ्ट, उसकी मदद से ही हम आईसीटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं। डीटीएच चल रहा है, सैटेलाइट्स चीजें चल रही है, वो हो रहा है। ठीक है, आपको पता है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ही जो आप सैटेलाइट लगा रहे हैं, इसकी मदद से आप देश की रक्षा भी कर रहे हैं। कैसे? बॉर्डरिंग एरियाज पे निगाह रखा जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को सैटेलाइट से वॉच किया जा रहा है, इंडिया चाइना बॉर्डर को सैटेलाइट से वॉच किया जा रहा है। समझ में आ रही बात? नेविगेशन सैटेलाइट से लिया जा रहा है, रास्ता देखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और इतना ही नहीं, अभी आप लोगों ने जब क्रायोजेनिक इंजन की बात की थी तो मैंने बोला था कि क्रायोजेनिक इंजन का यूज हम सिर्फ जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल में नहीं करते, मिसाइल में भी करते हैं। यानी जो लॉन्च व्हीकल के अंदर, जो सैटेलाइट्स के अंदर भेजने के लिए जो प्रोपेलेंट और फ्यूल लगाए जाते हैं, उन्हीं फ्यूल और प्रोपेलेंट को हम लोग कहां और यूज करते हैं? मिसाइल्स में भी यूज करते हैं। इसका मतलब है कि स्पेस टेक्नोलॉजी किसके साथ मिलकर काम करती है? डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ भी, लेकिन हर कंट्री का नहीं। भारत का है, अमेरिका का है, चाइना का है, रशिया का है। जिस कंट्री का स्पेस रिसर्च डिफेंस रिसर्च के साथ मिलकर काम करता है उसे हम कहते हैं बच्चा क्या? डुअल रिसर्च। तो मैं कह सकता हूं कि इंडिया का जो स्पेस रिसर्च है वो एक डुअल रिसर्च है, वो एक डुअल टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना? और एक बात और समझ गए तुम लोग कि स्पेस रिसर्च इन सब रिसर्च के साथ मिलजुल कर काम करता है। एवरीबॉडी क्लियर? स्पेस रिसर्च जो है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी सबके साथ मिलजुल कर काम करता है। लेकिन अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एग्जैक्टली। तो हम अभी इन चीजों को यहां से हटाएंगे और अब हम डिटेल में आते हैं, बात करते हैं किसके बारे में? स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। सुनो बच्चों, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें जाननी है, पहले कुछ कीवर्ड्स सुनो। ठीक है, कौन कौन से हैं समझो सब लोग। एक टर्म है बच्चा जिसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं शटल, तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसक्राफ्ट, चौथा जिसको हम कहते हैं लॉन्च व्हीकल, पांचवा जिसको हम कहते हैं रॉकेट, और छठा जिसको हम कहते हैं मिसाइल्स। पहले सारे नाम पहले क्लियर कर लो, उतार लो, साथ साथ चलते चलो। हाँ मैं भी सोच रहा हूं, है ना।
एक हो गया सैटेलाइट, दूसरा हो गया शटल, है ना, शटल, तीसरा हो गया स्पेसक्राफ्ट, चौथा हो गया लॉन्च व्हीकल, पांचवा हो गया रॉकेट, और छठा हो गया मिसाइल्स। ठीक है, छठा हो गया मिसाइल्स। ये चीजें हो गई। अब समझो, पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे, जिस ऑर्डर में मैं चलूंगा उसी ऑर्डर में चलना। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले स्पेस क्राफ्ट के बारे में। किसके बारे में? स्पेस क्राफ्ट के बारे में। सुनो बच्चों, स्पेस क्राफ्ट अगर बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन करूं तो हर वो ऑब्जेक्ट्स जिसे हम स्पेस में भेज दें, एक सामान्य भाषा में, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स वी सेंड इन स्पेस आर कॉल्ड स्पेस क्राफ्ट। चौथे की लाइन में लिख लो, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, वो सारी वस्तुएं, सारी चीजें, वी लॉन्च इन स्पेस आर कॉल्ड स्पेस क्राफ्ट। ओके, सो वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारी चीजें जिनको हम जनरली स्पेस में भेज सकते, सामान्य भाषा में बोल रहा हूं, बहुत ही लोकल तरीके से, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से भी नहीं बता रहा हूं, उन सबको हम स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। और चाहो तो इसका एग्जाम्पल जानना चाहो तो मैं कह सकता हूं सैटेलाइट एक स्पेस क्राफ्ट है, शटल एक स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है ना, ये भी ऊपर जाता है स्पेस में, वो भी ऊपर जाता है स्पेस में। तो स्पेस क्राफ्ट इन सब के लिए बोला जाता है। आइदर यू कॉल सैटेलाइट का शटल, सब कुछ स्पेस क्राफ्ट है। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई जहां हम स्पेस कह रहे हैं, जहां हम चीजों को भेज रहे हैं, ये स्पेस क्या होता है? जहां हम स्पेस में चीजों को भेज रहे हैं, ये स्पेस क्या है? तो इस स्पेस को जरा सुनिएगा। स्पेस को समझने के लिए हम लोग को जानना होगा कार्बन लाइन के बारे में। स्पेस को समझने के लिए हम लोग को जानना होगा कार्बन लाइन के बारे में। अब बात होती है कार्बन लाइन क्या होता है। सुनो, कार्बन लाइन असल में एक पैरामीटर बनाया गया है। अर्थ के सरफेस से, मतलब पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर की हाइट पे एक जगह है, एक पैरामीटर मान लिया गया जिसको कार्बन रेखा बोला गया, यानी कार्बन लाइन बोला गया। तो वेयर इज अ कार्बन लाइन? 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की हाइट पर कार्बन रेखा है। ये एक मानक है, एक मेजरमेंट है, एक पैरामीटर है जो मान लिया गया है। और ऐसे नहीं माना गया, कुछ लॉजिक्स हैं इसके पीछे। तो 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस क्या है? कार्बन लाइन है। अब सुनो, अगर ये बोला जाए कि कोई स्पेसक्राफ्ट यानी सैटेलाइट या शटल स्पेस में जा रहा है, तो ज्यादा अच्छा होगा ये बोलें कि वो 100 किलोमीटर के बियॉन्ड निकल गया है। अगर वो 100 किलोमीटर के बियॉन्ड निकल गया है, मतलब वो कार्बन रेखा को पार कर गया है। तो कोई चीज स्पेस में तब बोलो जब वो कार्बन रेखा के ऊपर चली जाती है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग पहले माले पे बैठे हैं या दूसरे माले पे बैठे हैं, इसका मतलब हम अंतरिक्ष में नहीं है। और ना जब बुर्ज खलीफा पे बैठे हैं तब भी हम अंतरिक्ष में, बुर्ज खलीफा के टॉप पर। अंतरिक्ष तब बोला जाएगा जब आप 100 किलोमीटर को कार्बन रेखा को पार कर जाएंगे। और कार्बन रेखा 100 किलोमीटर पर होती है और स्पेस 100 किलोमीटर के बाद शुरू होता है। नई बात समझ में आई? आ गई समझ में? और सुनो, अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे कि सर ये जो आप समझा रहे हो स्पेसक्राफ्ट, जैसे आपने एक बोला सैटेलाइट्स, दूसरा आपने बोला शटल। अब इन सैटेलाइट और शटल में क्या रिलेशन है? सैटेलाइट क्या है, शटल क्या है, पहले इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, एक तरफ आते हैं सैटेलाइट की तरफ और दूसरी तरफ आते हैं शटल की तरफ। एक तरफ हम लोग बात करते हैं सैटेलाइट के, दूसरी तरफ बात करते हैं शटल के। देखो, अगर बोलें तो सैटेलाइट एक स्पेसक्राफ्ट है और बोले तो शटल भी एक स्पेसक्राफ्ट है। ये तो सबको समझ में आता है, पर दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। वैसे तो दोनों स्पेसक्राफ्ट आप बोल सकते हैं, पर दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सुनो, जो सैटेलाइट होता है इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में ही पढ़ा जाता है, ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन किया जाता है। तो सैटेलाइट ऑलवेज डिफाइन इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्बिट, वही कक्षा वक्षा जो बोलते हो, ठीक है। सैटेलाइट्स को हम ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। अब बात होती है ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट का मतलब होता है अट्रैक्शन। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। ऑर्बिट का मतलब होता है अट्रैक्शन। अब बात होगी अट्रैक्शन क्या होता है। अरे भाई, अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं
तो उसको भी बताने की क्या जरूरत है? तो आप सब जानते हैं गुरुत्व, ग्रेविटी, यानी सैटेलाइट्स को ग्रेविटी के इफेक्ट में पढ़ा जाता है। अब ऐसे समझ लो, यानी ऑर्बिट के इफेक्ट में बात की जाती है, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट में बात की जाती है। अब जैसे मैं ये बताऊं, जितनी डिस्टेंस तक अर्थ की ग्रेविटी या अर्थ का अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं इनर ऑर्बिट, और जब अर्थ के अट्रैक्शन के बाहर कोई चीज चली जाती है उसको हम कहते हैं आउटर ऑर्बिट। तो ऑर्बिट में क्या हुआ, अर्थ के सरफेस से उस हाइट तक जहां तक अर्थ का अट्रैक्शन प्रेजेंट है, यानी अर्थ की ग्रेविटी प्रेजेंट है, वो उसकी इनर ऑर्बिट कहलाएगी। और जब वो अर्थ के अट्रैक्शन के या ग्रेविटी के बाहर चला गया तो वो आउटर ऑर्बिट कहलाएगा। अब आप पूछोगे सर अर्थ के सरफेस से कितनी दूरी तक हम इनर ऑर्बिट बोलते हैं और उसके कितनी दूरी के बाद हम आउटर ऑर्बिट बोलते हैं? तो यहां मैं बोलूंगा अर्थ के सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट तक, अप टू 36,000 किलोमीटर दूरी तक, ये इनर ऑर्बिट है। और अगर हम 36,000 किलोमीटर के बियॉन्ड चले जाते हैं बच्चा, तो हम पहुंच जाते हैं कहां? आउटर ऑर्बिट में। तो अगर हम 36,000 किलोमीटर के अंदर होते हैं, 36,000, तब ये इनर ऑर्बिट है, और 36,000 के बाहर चले जाते हैं ये आउटर ऑर्बिट है। अब जैसे मैं कह सकता हूं आप लोग मेरे ऑर्बिट के अंदर बैठे हैं, मेरी क्लास में मेरे ऑर्बिट के अंदर बैठे हैं, यानी आप सब मेरे अट्रैक्शन के अंदर बैठे हैं। आप सब के लिए मैं आपका अर्थ हूं और आप सब मेरे लिए ऑर्बिट्स हैं। और ये जो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो करके बैठे हो ना, ये सब आप लोग अपने अपने ऑर्बिट में बैठे हो। ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, और ये ऑर्बिट में बैठे हुए जो आप स्टूडेंट्स हैं ना, ये सब अपने आप को एक सैटेलाइट समझिए। अब ये बताइए मेरी क्लास का ऑर्बिट कहां तक है? सर लास्ट बेंच तक। एग्जैक्टली इसी तरीके से सैटेलाइट्स को हम अर्थ के ऑर्बिट में रखते हैं। और जैसे कि आप सब मेरे लिए काम करेंगे, क्यों? क्योंकि आप सब मेरी कक्षा के अंदर हैं, मेरे ऑर्बिट्स के अंदर हैं। जो इसीलिए कहते हैं अगर हमको किसी सैटेलाइट से अर्थ का फोटो लेना है, किसी सैटेलाइट से इंटरनेट चाहिए, किसी सैटेलाइट से डीडीएच चाहिए, तो सारे सैटेलाइट अर्थ के इनर ऑर्बिट में होंगे। और अगर मान लो हमको अर्थ के बाहर भेजना है, चंद्रमा की स्टडी करनी है, आउटर ऑर्बिट, मार्स की स्टडी करनी है, आउटर ऑर्बिट, आदित्य मिशन में सन की स्टडी करनी है, आउटर ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट के बाहर जाना। अब आपको थोड़ा थोड़ा इनर ऑर्बिट का कंसेप्ट समझ में आने लगा है, ठीक है ना? तो इनर ऑर्बिट अट्रैक्शन के अंदर, ग्रेविटी के अंदर, और कोई चीज, अब जैसे मैं एक बात बताऊं, इस क्लास के बाहर कोई बंदा है, वो मेरे लिए कहां से काम करेगा? तो मेरे ऑर्बिट के बाहर जा चुका है, वो मेरे किस काम का, या मैं उसके किस काम का? हम दोनों किसी काम के नहीं है, पर हम दोनों इस क्लास के अंदर हैं, इस ऑर्बिट के अंदर, दोनों दूसरे के काम के। ओके, तो अगर हमें भारत में किसी जगह की फोटो लेनी है, पता करना है यहां पर डिजास्टर हुआ है, कितने बड़े एरिया में अर्थक्वेक आने के बाद पूरी बिल्डिंग मॉन्यूमेंट गिर गया है, सब कुछ सैटेलाइट से देखना है, तो हमको सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट के इनर में रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें अभी आगे और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक बात और, जो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट्स होते हैं, समझो ये सैटेलाइट जो होते हैं, ठीक है, ये सैटेलाइट जो होते हैं, दे आर नॉट रीयूजेबल। नॉट की जगह मैं कह देता हूं नेवर रीयूजेबल। इन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो सर आप कहना ये चाहते हैं कि सैटेलाइट कभी लौट कर नहीं आते? नहीं, यही बात तो मैं बता रहा हूं। सैटेलाइट्स आर नेवर रीयूजेबल। सैटेलाइट एक बार भेजे जाने के बाद फिर से लौटा के नहीं लाए जाते हैं। एवरीबडी रिमेंबर इट। क्लियर एवरीवन? सैटेलाइट कभी भी लौट के नहीं आते हैं। ये चीज हो गई सैटेलाइट्स नेवर रीयूजेबल। इसका सीधा मतलब है कि कभी भी हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को सैटेलाइट में नहीं भेजेंगे। आपको पता है भारत का पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया, इसका नाम था आर्यभट्ट। काम करना कब का बंद कर चुका है? 75 में ही। आज तक अभी लौट के आया नहीं है ये। और एक मिनट, 1975 से लेके आज तक जितने भी सैकड़ों हजारों सैटेलाइट भेजे हो, एक भी लौट के नहीं आया। तो सर फिर ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं, जहां भेज रहे हैं अपने ऑर्बिट में लगा रहे हैं, वो सब कहां लगता है? अभी आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। वहां काम करने के बाद वैसे पड़े हुए हैं। तो सर ये तो फिर कचड़े हो गए। बिल्कुल, और इन्हीं कचड़ों के लिए एक टर्म आता है स्पेस जंक, स्पेस डेब्रीज। यही स्पेस जंक, स्पेस डेब्रीज हैं जो पूरी दुनिया में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के हर कंट्री सैटेलाइट लगा रहे हैं। और दुनिया के हर कंट्री सैटेलाइट लगा रहे हैं, तो आज नहीं तो आने वाले समय के लिए यह बहुत बड़ा एक समस्या बन सकता है, स्पेस जंक, स्पेस डेब्रीज। इसी स्पेस जंक, स्पेस डेब्रीज को हम दुनिया में केसलर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, अंतरिक्ष तकनीकी के अंतर्गत केसलर सिंड्रोम। तो कभी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, केसलर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, सीधा कहना स्पेस जंक या स्पेस डेब्रीज। बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन।
आगे आने वाले सालों में प्रीलिम्स के लिहाज से कभी ये क्वेश्चन आया नहीं है ना। आप लोग को मुझे पता है करंट अफेयर्स बोल देंगे उस टाइम, ठीक है, जबकि 50 साल से हम लोग इस चीज का नाम यूज कर रहे हैं, केसलर सिंड्रोम, केसलर सिंड्रोम। आप लोगों को कभी किसी ने बताया नहीं है। तो अगर ये पूछे केसलर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, तो आंसर क्या बोलोगे? स्पेस डेब्रीज, स्पेस जंग, कुछ भी इस तरह की चीजें, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ, धीरे धीरे लिखते रहना, ठीक है। अब बढ़ते हैं शटल की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स, व्योमनॉट्स, इन लोगों का नाम सुने हो? एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट, व्योमनॉट्स के नाम सुने हो? लिखता हूं मैं, एक मिनट लिखता हूं मैं। जानते हो तीनों चीजें एक ही होती हैं, और तीनों को हम हिंदी भाषा में अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, पर इंग्लिश भाषा में अलग अलग कंट्री अलग अलग शब्द यूज करते हैं। दुनिया में सबसे कॉमन नाम है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एस्ट्रोनॉट्स, रशियन कहते हैं कॉस्मोनॉट्स, भारतीयों को भी कुछ मिल गया अपना नाम व्योमनॉट्स, हमने नाम किया। पर सुनो, अगर हम बोले तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, मैंने सिर्फ ये बोला कि आप सैटेलाइट से किसी एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजना पसंद करेंगे? थैंक गॉड आपके पास प्रभु ने दिमाग दिया है। वो लौट के कैसे आएगा? इसका सीधा मतलब है कि गगनयान एक सैटेलाइट नहीं है। बोलो हाँ, लॉजिक, सोचना भाई, सब्जेक्ट बहुत मजेदार है अगर आप सोचते हैं तो, नहीं तो फिर तो बेकार है, बहुत गंदा सब्जेक्ट है ये। अब इधर आओ। अब सर शटल क्या है? सुनो, शटल भी एक स्पेसक्राफ्ट है, पहले तो ये बोल देते हैं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट तो सैटेलाइट भी था, स्पेसक्राफ्ट तो शटल भी था। अब सर ये शटल किस तरह का स्पेसक्राफ्ट है? सुनो, शटल जो होते हैं, सबसे पहला ये स्पेस डिलीवरी सिस्टम में यूज किए जाते हैं। तो मतलब डिलीवरी का मतलब अंतरिक्ष में किसी को पहुंचाना है। शटल जो होते हैं स्पेस डिलीवरी सिस्टम में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसका मतलब अंतरिक्ष में किसी को पहुंचाने के लिए। कैसे? अरे भाई ऐसा करते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचा देते हैं ना, किसी और के बाद में पहुंचाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचा देते हैं, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचा देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये रीयूजेबल होगा, जाके फिर आएगा और आके फिर जाएगा, यानी इसको बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, सैटेलाइट्स नॉट रीयूजेबल, नेवर कम बैक, पर शटल जाएगा और आएगा, और जाएगा आएगा तो क्या करेगा? एस्ट्रोनॉट्स को लौटा के लाएगा। इसका सीधा मतलब है कि गगनयान क्या है? एक तरह का शटल है। तो गगनयान एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि शटल है। अब ठीक है, गगनयान एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि शटल है, ठीक है। और मैं बोलूं चंद्रयान एक स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट है। अगला ध्यान देना, चंद्रयान एक सैटेलाइट है, ठीक है, मतलब मैं चंद्रयान को शटल ना बोलूं, आप लोग समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो गगनयान एक स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, और गगनयान एक शटल है, ठीक है। चंद्रयान एक स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, लेकिन चंद्रयान एक सैटेलाइट। अरे सोचो 5 मिनट के अंदर ये सब चीजें बवाल लगती थी तुमको। यहां शटल, सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट में लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, पूछते हैं बताओ ये क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, फिर पूछते सर आप बताओ सर, मेरा चेहरा पहचानते हैं आजकल सोशल मीडिया की वजह से, जो बच्चे इंटरव्यू में आते हैं, सर बताओ सर आप साइंस के बड़े अच्छे टीचर, बताओ सर, तब उनको बताता हूं इंटरव्यू में। ये हालत है इंटरव्यू देने वाले लोगों को, मेंस भी क्वालिफाई हो गया, ये हालत है। बेसिक के नाम पे आप लोग कलंक है। इधर आइए, कुछ नहीं आता, रीयूजेबल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, शटल में अगर इंसान जा रहा है तो भैया लाइफ सपोर्ट सिस्टम रखोगे? अच्छा, तो शटल पे हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी रख सकते हैं अगर इंसान जा रहा है तो। कंडीशन अप्लाई, यहां पे कंडीशन अप्लाई है, यहां पे कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। धीरे धीरे आप अपनी डिक्शनरी में इंफॉर्मेशन बढ़ाते रहिए, चीजों को समझते रहिए, उतारते रहिए। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अब सुनो, जानते हो शटल के साथ जो एस्ट्रोनॉट जाता है, या व्योमनॉट जाता है, या कॉस्मोनॉट जाता है, वो अपनी कुछ एक्टिविटी करता है। उस एक्टिविटी को EVA के नाम से कह सकते हैं या स्पेस वॉक कह सकते हैं। तो सर अब ये कह रहे हैं किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में सफर करने के लिए ऊपर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी लेकर चलनी होगी
जिससे वो अंतरिक्ष में वॉक कर सके, और उसको सामान्य भाषा में स्पेस वॉक कहते हैं और टेक्निकल भाषा में ईवीए कहते हैं। अब सर ईवीए का पूरा नाम क्या है? ईवीए का मतलब है एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। ईवीए का पूरा नाम क्या है? एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। अब सर एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी क्या है? नाम ही तो कह रहा है व्हीकल से बाहर निकलकर जो एक्टिविटी होगी वो एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी होगी। तो सर आप ये कह रहे हैं कि यहां पर जो एस्ट्रोनॉट होता है शटल से बाहर निकलता है, और क्या देखा होगा मूवीज वूवीज में, अभी शटल से बाहर निकलकर वॉक करता है, फिर शटल के अंदर चला आता है, अभी शटल से पृथ्वी पर लौट आता है। और अंतरिक्ष में वैसे भी ग्रेविटी कम होती है तो वहां फ्लोट ही करता है, छोटे से किसी धागे वागे से टुकड़े से अपने आप को शटल से बांध के रखता है, तो अंतरिक्ष में कहीं गायब हो जाएगा। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? अब आज आपके लिए एक मूवी है जो होमवर्क है, ग्रेविटी, वो आप देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने एक मूवी दिया था परमाणु मूवी, और अगले लेक्चर में कुछ और होमवर्क मिलेगा, रुकेगा भी। अब एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी क्या है ना? भूखे भजन न होई गोपाला। दो तरह के ईवीए होते हैं, एक जिसको कहते हैं टेथर्ड और दूसरा जिसको कहते हैं अनटेथर्ड। यानी दो तरह के स्पेस वॉक एक्टिविटी देखी जा सकती है, एक टेथर्ड टाइप और दूसरा अनटेथर्ड टाइप। अब सब टेथर्ड क्या होता है? टेथर्ड का मतलब होता है अगर एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी कनेक्टेड थ्रू शटल, अगर एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी शटल से कनेक्टेड है उसको टेथर्ड बोलते हैं फॉर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जैसे कि ऐसे मान लो ये शटल है, ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है और इससे एक एस्ट्रोनॉट जुड़ा हुआ है, तो ये ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर से लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो एस्ट्रोनॉट्स को जा रहा है। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो एस्ट्रोनॉट्स को जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग टेथर्ड ईवीए बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ही समझ जाओ बच्चों, जैसे मम्मा की बॉडी से बच्चा जो होता है अंदर, एम्ब्रियो, भ्रूण, फिटस, वो अक्रॉस द प्लेसेंटा न्यूट्रिशन लेता है। हम सब जब अपनी मम्मा की बॉडी के अंदर थे, सो मम्मा का न्यूट्रिशन पूरा का पूरा हमारी बॉडी में आता था, पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम था वो। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही शटल से सारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम जुड़ा है, इसको कहते हैं क्या? टेथर्ड। मम्मा एंड फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा, ये समझाने के लिए था। अब सर अनटेथर्ड ईवीए क्या है? अनटेथर्ड ईवीए में क्या होता है बच्चा सुनो, यहां पर ये शटल है, ये शटल है, एस्ट्रोनॉट शटल से बाहर निकल जाता है, इंडिपेंडेंट फ्री होता है, अपना काम वाम करता है, बाद में लौट आता है, जाता है, जुड़ा नहीं रहता है। अगर आपने ग्रेविटी मूवी देखी है तो भाई ग्रेविटी मूवी के अंदर वो अनटेथर्ड ईवीए ही दिखाता है। ग्रेविटी मूवी इंटरनेट आपका चलता नहीं है, गॉड ब्लेस यू, चलिए ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, मूवी आप देखिएगा, आप बताइएगा। वो बॉडी इंडिपेंडेंट और फ्री होती है, शटल से थोड़ी दूर आदमी निकल के जाता है, वॉक करता है, पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, मास्क होता है। और ग्रेविटी मूवी इस चीज को बहुत बढ़िया से दिखा है। अंत में क्या होता है कि कुछ ऐसी होती घटना होती है वहां पे कि उसका शटल वटल सब डैमेज हो जाता है, ईवीए सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। थोड़ा बताना पड़ेगा ना। तो वो जो बच्ची होती है वो अंतरिक्ष में फंस जाती है, और इसलिए फंस जाती है क्योंकि ऊपर ग्रेविटी नहीं होता। अब ऊपर ग्रेविटी नहीं होता तो नीचे उतरेगी कैसे, है कि नहीं? और उसका ऑक्सीजन जो होता है सब खत्म हो रहा होता है। तो अब उसको ये लगता है कि उसके सारे जो फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, मर चुके होते हैं। अब उसको ये लगता है कि मैं भी जाने वाली हूं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, और घूमते 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 उसको दिखता क्या? इंडोनेशिया स्पेस स्टेशन। और इंडोनेशिया स्पेस स्टेशन बहुत कमाल की चीज होती है, इतने कमाल की चीज होती है जो आगे आपको बताऊंगा कितने कमाल की चीज होती है। पर इतना जरूर बता देता हूं कि इंडोनेशिया स्पेस स्टेशन में कुछ लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है। वो उसके अंदर जल्दी से पहुंचती है, ऑक्सीजन खोलती है, और उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुकी होती है, सांस फूल रही होती है, अंदर पहुंचती है, ऑक्सीजन खोलती है, जान बच जाती है उसकी। तो सर इंडोनेशिया स्पेस स्टेशन का आपने इनडायरेक्टली एक उदाहरण भी दे दिया
कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत दूर नहीं होता, पास में ही होता है। जहां पर वो शटल था वो आसपास की चीज थी। इसका मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस हाइट पे था वहीं पर वो लेडी गई भी थी। उसी के आसपास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिलता है, खर्च से जिंदगी बचाती है, और फिर अंत में उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कुछ टेम्पररी शटल मिलते हैं और उसको चलाना नहीं आता है, तो फिर वो किताब पढ़ती है, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं, और फिर वहां से वो सेफली लैंड करने की कोशिश करती है, और अंत में किस तरीके से वो अपने एटमॉस्फेयर में आने के बाद उसका पूरा शटल फटने वाला होता है और ब्लास्ट करके मरने वाली होती है। तब तक उस मूवी में दिखाता है पैराशूट लैंडिंग, वहां से तुरंत अलग होती है, वहां से शटल से अलग होती है, और पैराशूट खुलता है और धीरे 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 वो पृथ्वी पर गिरती है, और पृथ्वी पर गिर के वो कहाँ पहुंचती है? समुद्र के अंदर। फिर तैर कर वो बाहर आती है, किनारे आती है, अपना जान बचाती है, और मूवी खत्म हो जाती है। उसकी जिंदगी का एक एक पल आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत उस मूवी में है, एक्चुअल में मैंने काफी बच्चों से पूछा ग्रेविटी मूवी का कंसेप्ट क्या था, आज तक किसी को समझ नहीं आया। असल में उसका कंसेप्ट जो था, आप बोलेंगे आंसर उल्टा सीधा बोलेंगे, फालतू में आपको पूछूं, आपकी बेइज्जती करूं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, पहले नहीं पूछ रहा हूं। उस मूवी में कंसेप्ट क्या था कि ग्रेविटी नहीं थी। नहीं समझ में आया? ग्रेविटी मूवी का कंसेप्ट क्या था? ग्रेविटी नहीं थी। इसलिए इस मूवी का नाम ग्रेविटी ही रखा था कि ग्रेविटी की एब्सेंस में आप ऊपर फंस गए और आपके पास कुछ नहीं है, कैसे नीचे आएंगे, बस यही पूरी कहानी थी। कितना इंटरेस्टिंग नाम रखा था। ग्रेविटी मूवी में क्या नहीं था? ग्रेविटी नहीं था। और मूवी का नाम ही क्या रखा था? ग्रेविटी, ना कि ये रखा था ग्रेविटी नहीं है, जबकि सही नाम क्या होना चाहिए था? ग्रेविटी नहीं। हिंदी में बोलो, वो ग्रेविटी है ना। गुरुत्वाकर्षण नहीं बोलते हैं गधों, गुरुत्व बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन को बोलते हैं। ग्रेविटेशनल अलग चीज होती है और ग्रेविटी अलग चीज होती है। ग्रेविटेशन जो होता है वो दो बड़े बॉडी के बीच लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसे एक मून और एक अर्थ है, वो एक हैवी अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और आपका अर्थ के रिस्पेक्ट में रखने वाला वो ग्रेविटी होता है। सही जगह सही शब्द बोलो, आप मेरी क्लास में हो। ऐसा नहीं कि आपका कुछ भी चल जाएगा, ठीक है? धोऊंगा तो बढ़िया से धोऊंगा और समझाऊंगा तो बढ़िया समझाऊंगा। आइए, तो सर बढ़िया से समझ गए ये टेथर एंड टेथर क्या है? क्लियर है बच्चों? धीरे धीरे चलते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है, और ऐसा मजा आपको किसी और जगह मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इतना बढ़िया आपको ये चीज समझ में आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अब देखो, ये तीन चीजें तो खत्म हो गई, ये तीन चीजें खत्म हो गई। अब हम पहुंचते हैं यहां रॉकेट, लॉन्च व्हीकल और मिसाइल्स में। इसको जरा समझना। पहले यहां पर हम लोग चलेंगे रॉकेट से। अब सर रॉकेट क्या होता है? देखो, रॉकेट एक तरह का मोटर है या एक तरह का इंजन है। मतलब बहुत सिंपल तरीके से अगर पूछा जाए बताओ रॉकेट क्या है, तो एक लाइन में बोलूंगा इट इज अ टाइप ऑफ मोटर या इंजन। मतलब बहुत ही लोकल तरीके से, सिंपल तरीके से, कुछ ना समझ में आए तो रॉकेट क्या एक मोटर या इंजन है। इसी रॉकेट यानी मोटर या इंजन का भारत टेस्टिंग करता है, परीक्षण करता है, और इन्हीं को टेस्ट करने के बाद भारत क्या करता है? ले जाके इनको लॉन्च व्हीकल में लगाता है और या फिर मिसाइल में लगाता है। अगर भारत लॉन्च व्हीकल में लगाता है, बहुत बढ़िया, तो लॉन्च व्हीकल की मदद से क्या भेजे जाते हैं? स्पेसक्राफ्ट, यानी सैटेलाइट और शटल। और अगर इस रॉकेट की टेक्नोलॉजी को, मशीन मोटर को मिसाइल में लगाया जाता है, तो बच्चा मिसाइल से क्या भेजा जाता है? गोला बारूद, वॉरहेड्स। समझ में आ गया सर? और अभी आपने हिंट किया था, स्पेस टेक्नोलॉजी का जो रिसर्च है वो डिफेंस के साथ मिलकर भी चलता है, और ये फिर आपने प्रूफ कर दिया है। नई बात समझ में आई? यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में जो रॉकेट्स वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं, उन रॉकेट्स का उपयोग हम मिसाइल्स में यूज कर सकते हैं। जहां पर एक तरफ इसका यूज कंस्ट्रक्टिव काम के लिए हो सकता है, वहीं इसका काम डिस्ट्रक्टिव काम के लिए भी हो सकता है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? एक चीज यहां पे और क्लियर करता हूं, नहीं तो आप अभी भी ब्लेंडर करोगे। देखो ऐसा है, हम भारतीय रॉकेट और लॉन्च व्हीकल को अलग अलग बोलते हैं, लेकिन बाहर दूसरे कंट्री वाले लॉन्च व्हीकल शब्द बोलते ही नहीं है। लॉन्च व्हीकल शब्द हम भारतीयों का दिया हुआ है, वो लोग रॉकेट ही बोलते हैं। वो रॉकेट का ही टेस्ट करते हैं और रॉकेट से ही सैटेलाइट भेजते हैं। हम रॉकेट का टेस्ट करते हैं, लॉन्च व्हीकल में लगाकर लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट भेजते हैं। हम ऐसी बात बोलते हैं। वो लॉन्च व्हीकल जैसे शब्द को ना यूज करके बोलते हैं रॉकेट से ही सैटेलाइट भेजा गया। जैसे
जब भारत ने कोई सैटेलाइट भेजा तो भारत ने बोला हमने PSLV से भेजा। जब भारत ने चंद्रयान 3 भेजा हमने बोला GSLV MK3 से भेजा, GSLV MK3 M4 से भेजा, ठीक है। और यही अगर वो भेजते हैं तो क्या कहते हैं, हमने, वो तो GSLV बोल रहे हैं, GSLV तो हमारा है, वो बोलेंगे, यूरोप बोलेगा हमने एरियन रॉकेट से भेजा है, अमेरिका बोलेगा हमने फ्रीडम रॉकेट से भेजा है, रशिया बोलेगा हमने वास्तव रॉकेट से भेजा है। और भारत के न्यूज़पेपर में जब आर्टिकल छपेगा तो क्या होगा, वास्तव नामक लॉन्च व्हीकल से रशिया ने ये सैटेलाइट भेजा है, और वो क्या छापेंगे, वास्तव नामक रॉकेट से। यहां कंफ्यूज मत करना। अब मैंने 2-3 बार चीजों को समझा, क्योंकि आपके न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल होगा वो पता नहीं, इंटरनेशनल वाले न्यूज़पेपर के आर्टिकल को सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया तब, तो आप फंसेंगे नहीं। वो लोग वो चीज यूज करते हैं, हम लोग ये चीज यूज करते हैं। जैसे दुनिया वाले एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं, रशिया वाले कॉस्मोनॉट यूज करते हैं। तो ये टर्म में फंसना नहीं समझ में आई बात। देखो ऐसा है, मेरे पढ़ाने के बाद जो मेरे बच्चे हैं जो 20 साल हो चुके हैं, आज भी कहते हैं सर आपके पढ़ाने के बाद ना वो जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल होते हैं ना सर ऐसे लगते हैं ऐसे, और पढ़ाने के पहले समझे में नहीं आता से क्या देते हैं सर न्यूज़पेपर में, है कि नहीं। तो ऐसे लगना चाहिए तब तो मैं सफल होऊंगा ना, समझ आ रहे। अब एनर्जी में आपको इतना नॉलेज है कि यूपीएससी एस्पिरेंट को जितना चाहिए पीटी मेंस इंटरव्यू के लिए, तीनों आपके पास है। अगर आप मुझे ढंग से समझे हैं और ढंग से किताब पढ़े हैं और क्वेश्चन पेपर ढंग से लगाएं, सब चीज ढंग से होनी चाहिए, तब तो मेरा आने का मकसद पूरा होगा और लोग मुझे सुन रहे हैं उनका फायदा है। नहीं तो फिर तो सोशल मीडिया भी मैं रह जाऊंगा। ठीक है, चलिए यार थोड़ा नाम हो गया, पहचान हो गया, लेकिन असली पहचान तो तब होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। मैं तो ये मानता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छा रिजल्ट आने वाला है इस बार। फिर 4-5 बच्चे तो 1 डिजिट वाले फिर मिलेंगे, 4-5 बच्चे 1 डिजिट वाले, ठीक है ना। वैसे आपको मैं बताऊं तो टच वुड, भगवान की दया से अगर 700 रिजल्ट आते हैं तो 300 से 350 बच्चे मेरे हैं। कितने? 300 से 350 बच्चे। या तो उन्होंने मेरा ऑनलाइन पढ़ा है, या उन्होंने फिजिकल पढ़ा है, या तो उन्होंने मेरा करंट अफेयर्स पढ़ा है, या तो उन्होंने मेरी बुक पढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं से साइंस और टेक एनवायरमेंट वो पूरे भारत में मुझे सुने जरूर है। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन मैं बहुत बच्चों को नहीं जानता हूं, और अब विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे फेसबुक पर, मेरे इंस्टा पर है ना, और टेलीग्राम पर कम से कम 40-50 बच्चों का तो मैसेज भी आता है, सर थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, ये बोल, क्योंकि आपका मुझे फायदा मिला। चाहे आपके करंट्स का फायदा मिला, लास्ट टाइम आपके मैराथन का फायदा मिला, आपके बुक का फायदा मिला, आप जो लास्ट में जो करंट अफेयर्स लाते हैं पीटी मेंस के एडिशन उसका फायदा मिला, आपके बहुत सारे वीडियोस जो हजारों वीडियोस हैं उसका फायदा मिला, और ये क्वेश्चन मुझे मिले। तो मैं चाहता हूं वो बच्चे तो जिनको मैं फेस 2 नहीं पढ़ाया हूं वो बोलते हैं आप तो अपने बच्चे हैं, आपको तो हमारा कोर्स लिए हैं, आप तो हमारा कोर्स पढ़ रहे हैं, आप तो हमारी क्लास पढ़ रहे हैं, तो जी आपको तो पूरा फायदा होना चाहिए। अरे भाई, गुरु द्रोणाचार्य के एकलव्य विद्यार्थी नहीं थे, एकलव्य भी थे और अर्जुन भी थे। तो अब हमारे अर्जुन हैं, सामने हैं, बहुत एकलव्य भी तो हैं जिनको हमारे सामने सामने नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको गुरु मान के लोग पढ़ रहे हैं ना, पैसा नहीं है, 1.5 लाख रुपया नहीं कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आप भी हमारे खास हैं, वो भी हमारे खास हैं। चलिए आगे बढ़ो। भाई मैं अध्यापक हूं और मेरा धर्म है ईमानदारी से पढ़ाना, ठीक है ना, चलेगा। और आपका क्या धर्म है? नहीं, आप हिंदू मुस्लिम है ना, प्रॉब्लम तो ये है, सिख ईसाई भी होंगे। आपका धर्म है, आप विद्यार्थी हैं, ईमानदारी से पढ़ना। ऑर्बिट्स, हेड ना लो, ऑर्बिट्स, और क्या, पढ़ते रहो बच्चों, पढ़ते रहो। अब तो इस प्रोफेशन में हमको मजा आता है पढ़ाने में, बस तुम लोग पढ़ते रहो। ऑर्बिट्स, देखो ऑर्बिट्स क्या होता है, वही जहां पे हम लोग सैटेलाइट को भेजते हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स क्या होता है? जहां पे हम सैटेलाइट को भेजते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्बिट। चलो, डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्बिट। देखो 2 पैरामीटर पे बेस होकर हम लोग ऑर्बिट पढ़ने वाले हैं। 2 पैरामीटर पे बेस्ड होकर हम लोग ऑर्बिट पढ़ने वाले हैं। पहला, स्टडी ऑफ ऑर्बिट
ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। बहुत आराम से चलेंगे, टेक्निकल चीज है। दूसरा स्टडी ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो दो पैरामीटर हो गए, स्टडी ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस और स्टडी ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। देखो डिस्टेंस के बेस पे जो ऑर्बिट है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? लियो, मियो, जियो और हियो। डिस्टेंस के बेस पे जो नाम आता है उसमें लियो, मियो, जियो और हियो आते हैं। लियो का क्या मतलब होता है? लो अर्थ ऑर्बिट। मियो का मतलब होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। जियो का मतलब होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और हियो का मतलब होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। ये अर्थ ऑर्बिट हर जगह कॉमन है। लियो, मियो, जियो और हियो। लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब सुनो। ओके, लियो, मियो, जियो एंड हियो। हाँ, इधर आओ। अगर हम इधर की बात करें पोजीशन वाइज, ऑर्डर से है ना, पोजीशन वाइज पहला आता है पोलर, दूसरा होता है बच्चा इंक्लाइंड या ट्रांजिशन, साथ साथ चलना। ये कोई ऐसा नहीं कि इसमें रुकिए, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल, इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल। और तीसरा है इक्वेटोरियल। योगा स्टडी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट ऑन द बेस ऑफ पोजीशंस। एक तरफ आपको मिला डिस्टेंस के बेस पे, दूसरी तरफ आपको मिला बच्चों पोजीशन के बेस पे। ये सारी चीजें अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी यहां पे चल क्या रहा है। ठीक है, सुनो। जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है डिस्टेंस के बेस पे, किसको कहते हैं? अगर सैटेलाइट 50 किलोमीटर से लगभग 2000 किलोमीटर की हाइट में जाता है तो उस ऑर्बिट को लियो बोलते हैं। किसी भी डिस्टेंस पे रखो, अगर सैटेलाइट 5000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर की हाइट पे जाता है उसको बोलते हैं मियो। अगर सैटेलाइट लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होता है उसको कहते हैं जियो। इसका सीधा मतलब है कि जियो में एक फिक्स डिस्टेंस होता है, जबकि लियो और मियो में एक रेंज हो सकता है, इसके बीच में कहीं भी, इसके बीच में कहीं भी। आप मुझसे एक चीज और पूछ सकते हैं, सर एक बात बताओ, ये 2000 से 5000 के बीच में क्या होता है? तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं। और सर ये 20,000 से 36,000, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे जान लो बस, यहां पर सैटेलाइट को रखना संभव नहीं है, इनसे सिग्नल्स और इंक्लिनेशन एंगल अच्छे नहीं आते। जो बोला वो नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, और समझ में आ गया तो भी ठीक है, बस ये जान लो ये जगह ठीक नहीं है। प्रैक्टिकली ये चीजें प्रूफ हैं, इसलिए यहां नहीं रखते। अच्छा एक बात बताओ, हियो ऑर्बिट किसको बोलोगे अगर 36,000 के बाहर चला गया? और अभी आप लोगों ने चीज बोली थी, कोई सैटेलाइट अगर इनर ऑर्बिट में है तो वो अर्थ की अट्रैक्शन के अंदर है, और अर्थ के अट्रैक्शन के अंदर मतलब कितने ऑर्बिट तक है? 36। इसका सीधा मतलब है कि जियो तक क्या होगा? इनर ऑर्बिट, और इसके बाहर जो होगा वो क्या होगा? आउटर ऑर्बिट।
चुपचाप लिखते रहिए, धीरे धीरे चीजें नोट्स बनाते रहिए। इनर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट। तो एक हो गया इनर ऑर्बिट और दूसरा हो गया आउटर ऑर्बिट। अब सुनो, जानते हो 36,000 किलोमीटर को हम लोग 22,234 या 36 माइल्स भी कह सकते हैं, पर हम इंडियंस किलोमीटर में लिखते हैं, अमेरिकन माइल्स में लिखते हैं। तो 22,236 माइल्स या 34 माइल्स वो लोग लिखते हैं अपनी किताबों में, चलेगा ना? क्योंकि 1 माइल इज इक्वल टू लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। तो 22,236 माइल्स इज इक्वल टू हाउ मच? 36,000 किलोमीटर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार खुराफात हो गया है। यूपीएससी ने पूछा है कि जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं सैटेलाइट्स, वो 22,236 किलोमीटर पर होते हैं। अगर वो माइल्स देता तो आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता। इसीलिए मैं आपको संभाल रहा हूं। तो यूपीएससी ने ये फैक्चुअल डेटा आपके एग्जाम में एक साल दिया हुआ है। थोड़ी देर बाद अभी हम लोग वहां पहुंचे और उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व भी करोगे। रुको अभी, अब सुनो, डिस्टेंस समझ में आया? समझ में आएगी बात? नहीं, रुको अभी और क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला ना इसमें पूरे 2 घंटे लगेंगे। आज बढ़िया आधा घंटा पढ़ने वाले हैं और भी कम से कम अगले लेक्चर में 1.5 घंटे और हम लोग ऑर्बिट ही पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, अगर आप इंडिया के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी चले जाइए, आपको ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाता है जो मैं आपको यहां समझाने वाला हूं। और इस टॉपिक से आपके पेपर में 4 स्टैटिक क्वेश्चन है। इसमें कोई करंट अफेयर्स नहीं होता है। पापा के जमाने में भी यही ऑर्बिट था, भैया दिए थे, चाचा दिए थे आईएएस, उस समय भी यही था, आपके समय में भी यही है। तो इसमें कोई करंट अफेयर्स नहीं। ऑर्बिट जो है ऑर्बिट है, वहीं पे सैटेलाइट पहले से लगा रहे हैं, आर्यभट्ट से लेकर आज तक लगा ही जा रहे हैं। तो 40 साल, 50 साल, 70 साल से वही तो लग रहा है सैटेलाइट। समझ में आ गई बात? रुकिएगा अभी। अब देखो पोजीशन क्या होता है। अब पोलर कैसे कहते हैं, इंक्लाइन कैसे कहते हैं, इक्वेटोरियल कैसे? अब जरा समझना। अब तो ऐसे गिर गया ना कि अब हम क्या बताएं, सारी मेहनत तो बेकार हो गई। अब जो गिरे उरेगा देखा जाएगा। रुको इधर देखो, देखो ऐसा है, ये हमारा अर्थ है। समझ में आ गया? क्या ये अर्थ है? ठीक है, ये हो गया अर्थ, ठीक है। और ये हो गया ये हो गया अर्थ, ठीक है। ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, चाहो तो पेन देना, पेन का कैप आगे आ जाओ। नहीं नहीं, बैठ के खिसक के, गिरे उरेगा तो पकड़ लेना, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, तो ध्यान देना, मतलब है ना, ध्यान देना। अब देखो एक बात समझो, सबको पता है इस ग्लोब में ये पोल है, पोल है, ये इक्वेटर है, मेरे हाथ में ये क्या है? सैटेलाइट्स है। मेरे हाथ में जो ये क्या है? ये सैटेलाइट्स है, ठीक है। अब ठीक है, मेरे हाथ में सैटेलाइट्स है। अगर इस सैटेलाइट की पोजीशन ये है बच्चों, ये तो कौन सी पोजीशन बोलोगे? वेरी गुड, ये पोलर कहलाएगा। अगर प्लेन की इक्वेटर के ठीक सीध में, और अगर प्लेन ऑफ इक्वेटर में ऐसे घूम रहा है, इसको क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल बोलेंगे। पोजीशन आपको समझ में आ रहा है? इसके बीच का कोई भी इंक्लिनेशन एंगल हो जाए झुकाव वाले पे, या फिर इसके बीच में कोई भी आ जाए, ये सब इंक्लाइंड या ट्रांजिशनल है। अब मेरे ख्याल से मुझे किसी को पोजीशन समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? इधर देखो, असल में क्या होता है, ये पोलर पोजीशन इस साइड पे होता है, इंक्लाइंड इस साइड पे होता है, इक्वेटोरियल इस साइड पे होता है। जरा मिलाओ तो सामने सामने। अरे पहला पहले से मिला लो, दूसरा दूसरे से मिला लो, तीसरा तीसरे मिला लो, चौथा तो बाहर निकल गया, उसको कहां मिलाएंगे? इसका सीधा मतलब है कि अगर पोलर पोजीशन पर कोई सैटेलाइट है, अगर पोलर पोजीशन पर कोई सैटेलाइट है मतलब यहां, तो पक्का वो अर्थ के सरफेस से 50 से 2000 के बीच में कहीं भी होगा। बोलो हाँ। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई भी सैटेलाइट है, इक्वेटोरियल तो प्लेन ऑफ इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा और वो ऐसे घूम रहा होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, और अगर बीच का कोई ऑर्बिट है तो 5,000 से 20,000 के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, वहां पे घूम रहा है, यहां या यहां। समझ में आई बात? ठीक है, इन सब चीजों पे अभी हम धीरे। अच्छा एक बात अगर मैं बोलूं, चंद्रयान हीओ में गया है, हाई अर्थ में, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं?
जल्दी सही बोला गलत बोल रहा हूं? मंगलयान हियो में गया है, 36,000 के बाहर सब आउटर ऑर्बिट को हियो ही बोल लो। हियो में भी दो तरह के होते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट और हाई इलेप्टिकल ऑर्बिट। मैं हाई इलेप्टिकल नहीं बोल रहा हूं, मैं हाई इलेप्टिकल पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको, आपके सिलेबस का ही नहीं, जरूरत के हिसाब से नहीं है। मैं आपको हाई अर्थ ऑर्बिट बताऊंगा, क्योंकि हियो से लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। सर आपने तो हाई अर्थ ऑर्बिट ये बताया था, हाई इलेप्टिकल ऑर्बिट तो अर्थ के अंदर ही रह जाएगा। बहुत ज्यादा इलेप्टिकल वाली कंडीशन को हाई बोलेंगे, और हाई अर्थ ऑर्बिट 36,000 के ऊपर चला जाएगा। तो हियो शब्द से दो चीजें आती हैं, क्या आता है? हाई अर्थ ऑर्बिट और हाई इलेप्टिकल ऑर्बिट। हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ ऑर्बिट। क्लियर रहिएगा, क्लियर रहिएगा। अच्छा, अब फिर आइए छोटी सी हेडिंग फिर डालते हैं। वाई सैटेलाइट नॉट अ फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ। धीरे 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 फिर बैक को उठाएंगे बाद में, थोड़ी देर बाद। चलिए, वाई सैटेलाइट नॉट अ फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ। आगे आओ। वाई सैटेलाइट नॉट फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ। वाई सैटेलाइट not fall down to the surface of earth। यानी जो सैटेलाइट्स को हम किसी ऑर्बिट में लगाते हैं, सबको पता है ऑर्बिट जहां तक अर्थ का अट्रैक्शन होता है वो 36,000 होता है, और वहां तक ग्रेविटी होती है कि नहीं होती है? फिर भी सैटेलाइट वहां पे लगा हुआ, अर्थ पे नहीं गिरता। अभी हम आपको ले जाके छोड़े, आप गिर पड़ेंगे, सैटेलाइट नहीं गिर रहा, यानी कुछ ना कुछ यहां पर अलग चीज है। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा है कि सैटेलाइट अर्थ पे नहीं गिरता? इसको जरा समझो, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है और स्टैटिक है। सैटेलाइट क्यों नहीं गिरता, इसमें क्या करंट अफेयर्स है? ये तो जनरल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। समझ रहा? एक पिक्चर में बनाऊंगा और इस पिक्चर को मैं केमिस्ट्री से बनाऊंगा। केमिस्ट्री में आप लोग एक चैप्टर पढ़ते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी में पढ़ाया था, बेसिक कंसेप्ट्स में। उसी कंसेप्ट की तरफ लिए चलता हूं, जरा समझना क्या है भाई। देखो, मान लो ये न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है। क्या ये? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पहला ऑर्बिट है, स्कूल टाइम में हम लोग के टीचर ने पढ़ाया था, उसका नाम बोला था के। और फिर गुरु जी लोगों ने बोला था भैया देखो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद आ रहा है? ये हो गया पहला ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन 1, और ये हो गया पहले ऑर्बिट में दूसरा, इलेक्ट्रॉन नंबर 2। और फिर हम लोग के गुरु जी लोगों ने बोला था भाई देखो ऐसा है, न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, पर फिर भी इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता नहीं, अपनी ऑर्बिट में रहता है। क्यों? फिर बोला क्यों? फिर बोला अच्छा रुको, फिर मैं भी बोला भी रुको। फिर हम दिखाते हैं दूसरा ऑर्बिट। ये देखो, ये एल है। क्या है ये? एल है, ये एल ऑर्बिट है। दिस इज व्हाट? दिस इज द एल ऑर्बिट। अब सुनो, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? मैक्सिमम 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? फिर वही कहानी है, न्यूक्लियस फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन वहां है, फिर वो अर्थ पे नहीं गिर रहा है। क्यों? दूसरा रीजन हो गया। क्यों नहीं न्यूक्लियस पे गिर रहा है ना? दूसरा रीजन हो गया। अच्छा, हेडिंग डाली लियो तुम लोग, और आगे बढ़ो। ये तीसरा ऑर्बिट है, एम। बहुत बढ़िया, एम। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम 18। मैक्सिमम कितने होते हैं? 18, ठीक है, मैक्सिमम 18 होता है। अरे रुको ना, तुम लोगों को कितना आ रहा है, हम बताते हैं। 8 होता है, आता था कुछ नहीं। भी रुको, बेइज्जती ना कराओ अपना, वो ना बेइज्जती ना कराओ, एकदम बेइज्जती कराने के चक्कर में आ गए हैं लोग। रुको अभी, ठीक है। ठीक है, सुनो, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में मैक्सिमम 18, चौथे में 32, पांचवें में फिर 32, छठे में फिर 18, सतह में फिर 8, 8वें में फिर 2, ऐसे मिला के कुल 118, 120। वो तो ऑक्टेट भरने के लिए 2 8 8 होता है, नहीं तो 18 तक जाएगा वो। अगर आपको केमिस्ट्री आए तब तो भाई, नहीं तो आपको भगवाने वाला करेगा। चलिए, आपको केमिस्ट्री नहीं आती तो कंफर्म हो गया, पर थैंक गॉड आपको अर्थ और सैटेलाइट आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ 18 और 14 से लेना देना है ही नहीं, यहां कुछ कंसेप्ट से लेना देना है। क्या है कंसेप्ट समझो। मैं ये कह रहा हूं कि ये अब न्यूक्लियस नहीं है और ना ये इलेक्ट्रॉन है, सीधी बात, ना ये न्यूक्लियस है और ना ये इलेक्ट्रॉन है, सीधी बात मैं कह रहा हूं। ये आपका अर्थ है, ये आपका सैटेलाइट ए है 50 किलोमीटर की दूरी पर, ये सैटेलाइट बी है 5000 किलोमीटर की दूरी पर, ये सैटेलाइट सी है 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। और मेरा क्वेश्चन फिर वही बना हुआ है कि अर्थ पर भी ग्रेविटी है और सैटेलाइट ए बी और सी तीनों को अपनी तरफ खींचा जा रहा है, फिर भी सैटेलाइट अपनी जगह पर क्यों है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सैटेलाइट अपनी जगह पे क्यों है? यही क्वेश्चन मेरे को आपके पेपर में आया है और बताना भी है और समझाना भी है। एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है और सबको पता है कि 36,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक अर्थ की ग्रेविटी होती है। अभी आपको मैं यहां छोड़ दूं आप गिर पड़ेंगे, यहां छोड़ दूं गिर पड़ेंगे, यहां छोड़ दूं गिर पड़ेंगे, लेकिन सैटेलाइट नहीं गिरता, यानी कोई ना कोई लॉजिक होगा। अभी वो देखते हैं सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस में आ रहा है। अरे तो वही क्वेश्चन है क्यों आ रहा है ना, वो लॉजिक है। तो सबको समझ में आता है पिटल और फ्यूगल सब बराबर होगा। अरे क्यों बराबर होगा, क्यों ऐसा है यहां पर बराबर होगा, उस पर थोड़ी बात करेंगे। अब इसको समझने के लिए, ठीक है, फिगर तो आपने बना ही लिया है, अब जरा समझो। मैंने कहा मान लो ये अर्थ है और ये अर्थ से एक हाइट पे मैं खड़ा हूं और मेरी हाइट अर्थ से लगभग 50 किलोमीटर की है। मेरी हाइट कितनी है? 50 किलोमीटर की है और मेरे हाथ में एक बॉल है। क्या है? एक बॉल है और मैं इस बॉल को बहुत तेजी से फेंकने जा रहा हूं। मैं इस बॉल को बहुत तेजी से फेंकने जा रहा हूं। कितनी स्पीड से फेंकने जा रहा हूं? बहुत तेजी से। अच्छा, पहले मैं इस बॉल को फेंक रहा हूं 3 किलोमीटर पर सेकेंड से। समझना, अभी आंसर थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। मैंने इस बॉल को फेंका 3 किलोमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। जब मैंने इस बॉल को 3 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंका तो हुआ क्या? बॉल सीधी जा रही है, 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 फिर सरफेस पे गिर गई। अरे इसका मतलब 3 किलोमीटर पर सेकेंड से बॉल को फेंका, कुछ देरी के लिए तो बॉल सीधी रही, फिर अर्थ पे गिर गई। मतलब जब मैंने बॉल को 3 किलोमीटर से फेंका था तो बॉल थोड़ी देर सीधी गई, सीधी गई, सीधी गई, सीधी गई, फिर गिर गई। पर मुझे तो बॉल को सीधी रखनी थी ना। अब क्या करूं? स्पीड बढ़ा दिया जाए। सही आप सोच रहे हैं, अगर स्पीड थोड़ा और तेज रहा होता तो क्यों गिरता? सीधा और निकलता। ठीक है, स्पीड बढ़ा देते हैं। इस बार इस स्पीड को, आंसर चल रहा है, आप लोग बाबर हुमायूं वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं कि कहानी सुन के निकल जाइए, लॉजिक सुन रहे हैं, कंसेप्ट बनेगा भी और उनके कंक्लूजन में क्वेश्चन पेपर होगा और उस पर अगला क्वेश्चन बनेगा जो यूपीएससी के क्वेश्चन आने वाले भविष्य के होंगे। समझिए इसको। अगली बार मैंने स्पीड बढ़ा दिया 5 किलोमीटर पर, और मैं आपको न्यूमेरिकल चीजों को थ्योरी की तरह समझा दूंगा। कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, सारे थ्योरी से आप अपने आंसर बताएंगे। 5 किलोमीटर से फेंकेंगे तो बॉल अब थोड़ी और दूर तक सीधी जाएगी, 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 जाएगी। अब ये देखो फिर गिर गई। अब क्या करें? आप यही कह रहे हैं सर और तेज कर दो। 3 किलोमीटर से इतनी दूर तक गई, 5 से थोड़ी और दूर तक चली गई। मेरे को तो बॉल गिरनी नहीं है ना। अब क्या करें? और बढ़ा दो। मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं स्पीड बढ़ा रहा हूं, हो क्या रहा है। मैंने इस बार जो स्पीड मेंटेन की है वो 7.9 की है। बॉल जा रहा है, 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 जा रहा है। ओह, तो सर आप ये कह रहे हैं अगर आप 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को फेंकेंगे, जब कुछ प्रैक्टिकल करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बॉल अब कभी भी अर्थ पे ना नीचे आएगा और ना वहां से दूर जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसी स्पीड है जिसकी वजह से सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस में हुआ होगा। आप कहते हैं सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस, अरे भैया कैसे बैलेंस है? ऑर्बिटल स्पीड की वजह से बैलेंस है। यानी इस जगह पर एक निश्चित ऑर्बिटल स्पीड है और जो स्पेस के साइंटिस्ट हैं, जो इसरो में बैठ के काम कर रहे हैं, उनको फिजिक्स आती है। उनको पता है कितने डिस्टेंस पर किसी सैटेलाइट को कितने ऑर्बिटल स्पीड पर रखा जाए कि सैटेलाइट अपनी जगह पर रहे और वहीं पर काम करे। जैसे आर्यभट्ट आज भी उसी जगह पर वहीं पर काम कर रहा है। वो एससी वर्मा 11 और 12 की फिजिक्स की किताब ठीक से पढ़ के वैज्ञानिक बने हैं। आपकी तरह नहीं ऊपर ऊपर छू के निकल गए हैं। एससी वर्मा 11-12 की एनसीईआरटी, वो जो स्टैंडर्ड फिजिक्स की किताब होती है, जो आईआईटी और जी वाले, जो मेडिकल वाले जो बेसिक किताब पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड किताब, उसमें सारा न्यूमेरिकल, सारा कंसेप्ट दिया हुआ है। पर सुनो, हम आईआईटी और जेई की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम बैठ के न्यूमेरिकल निकालेंगे।
v इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा 2 पाई एन, एन बाई 1 बाई टी। चल क्या रहा है ये? सिर्फ कंसेप्ट बना लीजिए। एक निश्चित ऑर्बिटल स्पीड होती है जो इसरो के साइंटिस्ट को पता है, दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को पता है, इसी को कहते हैं अध्ययन, स्टडी और फिजिक्स। उसी के बेसिस पर सैटेलाइट को वहां रखा जाता है। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब सैटेलाइट को रखा गया, ठीक है, यहां पर एक सर्टेन एक्सेलरेशन मेंटेन है। अगर आपको थोड़ी सी फिजिक्स आती है तो आप पढ़े होंगे चेंजिंग ऑफ स्पीड को क्या कहते हैं? चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी स्पीड क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और सुनो, सर्कुलर पाथ पे जब कोई चीज घूमती है तो कहीं वेलोसिटी बढ़ रही होती है, कहीं वेलोसिटी कम हो रही होती है। इस तरफ चेंजिंग वेलोसिटी चलती है, चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी। और चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और एक बात समझो, ये जो चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी है ना, ये एवरेज 7.9 लिखा जाता है, ठीक है ना, ये एवरेज लिखा जाता है। इसका मतलब है, अगर मैं बोलूं व्हाई सैटेलाइट नॉट फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आंसर होगा ड्यू टू और सर्टेन ऑर्बिटल स्पीड unnecessary acceleration is maintained and satellite is always in their own orbit, not fall down। ठीक है ना? लिखो, a certain orbital speed is required, a certain orbital speed is required, एक निश्चित ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, a certain orbital speed is required to maintain necessary acceleration, a certain orbital speed is required to maintain necessary acceleration। यानी एक निश्चित ऑर्बिटल स्पीड चाहिए एक सर्टेन एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए, जिससे सैटेलाइट अपनी जगह पे बना रहे। तुम लोग यूपीएससी का क्वेश्चन लगाए हो और लगा लिए हो, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और भारत ने पहला 19 अप्रैल 1975 से भेजा था। 19 अप्रैल 1975 से लेकर आज तक हजारों सैटेलाइट भारत भेजा है और हजारों सैटेलाइट ऑर्बिटल स्पीड की वजह से नहीं गिर रहा है, नेसेसरी एक्सेलरेशन से। ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट है। अब एक बात बताओ, इधर देखो, हमने सैटेलाइट को कहां पर समझने की कोशिश की है? जल्दी बोलो, कहां पर? 50 किलोमीटर पे। तो 50 किलोमीटर तो यहां है ना, यहां सैटेलाइट क्या है? 50 किलोमीटर। यहां पर ऑर्बिटल स्पीड कितनी है? यही है, ठीक है। एक लॉजिक और सोचना पड़ेगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, यहां पर जी की वैल्यू और यहां पर जी की वैल्यू, कहां पर जी की वैल्यू यानी ग्रेविटी ज्यादा है और कहां पर ग्रेविटी कम है? ए पर ग्रेविटी क्या है? ज्यादा है। तो ए पर ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम है और सी पर ग्रेविटी जो है वो मिनिमम है। ए पे ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम है और सी पर ग्रेविटी जो है वो मिनिमम है। और ये वैसे भी आपके पास अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 36,000 किलोमीटर तक अर्थ का अट्रैक्शन होता है, अर्थ की ग्रेविटी होती है। उसका तो जीरो, उसका तो वैक्यूम, वैक्यूम, इसका तो क्या बाहर हो गया, वैक्यूम हो गया। अब क्या कोई अट्रैक्शन नहीं है? जाइए ब्रह्मांड में फंस गए आप, फंसे रहे। अगर इसके अंदर घिसे आए तब तो अर्थ भी गिरेंगे, जा रही पड़े रहिए ब्रह्मांड में, अब गायब हो गए आप। इसीलिए कहते हैं ए अर्थ क्यों बाहर से निकल रहा है, ए कोई दिक्कत नहीं, एस्टेरॉइड बाहर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसके अंदर आ गया ना तो गए हम लोग, निकल जाने दो यहां से, निकल जाना यहां से, निकल जाना यहां से। अगर इसके अंदर आ गया तो अर्थ की ग्रेविटी खींच लेगी उसको। अब भी नहीं समझा? इसका तो मिनिमम ग्रेविटी कहां है? अंत वाली जगह पे। मैक्सिमम ग्रेविटी कहां है? करीब वाली जगह पे। अब एक बात बताओ, यहां पर स्पीड 7.9 है, यहां पर स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा कम होगा? यहां ज्यादा होगा कम होगा? आपको सही आप पकड़ लिया, कम होगा। क्योंकि ग्रेविटी बहुत तेजी से है, अगर तेजी से नहीं भागा गिर पड़ेगा, खींच लेगा, बहुत तेजी से खींच रहा है। यहां ग्रेविटी बहुत कम है तो धीरे से भी भागेगा तब भी भाग लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता है यहां की जो ऑर्बिटल स्पीड आती है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। ये सारे वैल्यू जो लिखे गए हैं ना, सब सही वैल्यू लिखे गए हैं, एक भी फेक वैल्यू नहीं लिखा गया है। और ये सारे सही वैल्यू आपको कॉपी पे उतारने पड़ेंगे इस लॉजिक को समझने के लिए, नहीं तो यूपीएससी के 4 क्वेश्चन जो आरबीट ने पूछा है ना, आपके पास का नहीं है, आप नहीं छुपाइएगा, ठीक है, आप नहीं छुपाइएगा। अब देखो यहां पर कई लॉजिक बनते हैं,
इन सारे डिस्कशन में कई लॉजिक बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? सैटेलाइट अर्थ के करीब है, ग्रेविटी मैक्सिमम है, और यहां पर ऑर्बिटल स्पीड जो है मैक्सिमम है। सैटेलाइट जैसे जैसे दूर जा रहा है ग्रेविटी कम होती जा रही है और ऑर्बिटल स्पीड जो है वो कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑर्बिटल स्पीड कम होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, चलो ये लॉजिक समझ। ये बताओ टाइम की अगर हम बात करें तो अगर ए पॉइंट पे सैटेलाइट है, अगर ए पॉइंट पे सैटेलाइट है, अगर ए पॉइंट पे सैटेलाइट है यहां और सी पॉइंट पे सैटेलाइट है, कहां सैटेलाइट जो होगा वो ज्यादा समय लेगा? ए वाले पे या सी वाले पे? सी वाले पे डेफिनेटली। यहां कम लेगा, स्पीड ज्यादा है, डिस्टेंस कम है। यहां स्पीड कम है, डिस्टेंस ज्यादा है। पता है यहां वाले पॉइंट पर जो स्पीड आती है वो करीब करीब 88 मिनट के आसपास आती है, 88 मिनट्स। सब सही वैल्यू दे रहा है, भी फेक नहीं। और यहां पर जो आती है वो 24 आवर्स आती है। यहां पर 24 आवर्स आती है और यहां 88 मिनट्स आती है। जब आप जाओगे किताब में तो मैंने एक टेबल लिखा हुआ है बहुत बढ़िया 6.3, और इसी के पास एक टॉपिक लिखा हुआ है व्हाई सैटेलाइट डू नॉट फॉल डाउन। और यहां पर मैंने क्या किया, एक तरफ एल्टीट्यूड हाइट, बगल में दिया भैया कौन सी ऑर्बिटल स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में, और बगल दिया कितना ऑर्बिटल पीरियड लेता है। जो वैल्यू मैंने आपको दिया है करीब करीब यही वैल्यू आपकी किताब में भी मिलेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं सुनो, मैंने ना एक डिफरेंस बहुत सारे वैल्यूज दिए हैं, आप क्यों टाइम बर्बाद करते हैं? आपके पेपर में कभी ये फैक्चुअल डेटा नहीं दिया जाएगा। इस फैक्चुअल डेटा पर सिर्फ आपको ये कंसेप्ट बन गया है जो आप यहां देखें, जो आप यहां देख रहे हैं कि कहां टाइम कम, कहां टाइम ज्यादा लगा है, कहां ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा, कहां ऑर्बिटल कम है, और क्यों यहां ज्यादा है, क्यों यहां कम है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब रुको, आप इस पूरे साइंस एंड टेक में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सिर्फ पूरे भारत में मेरी ही क्लास में मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। उनमें से ये टॉपिक भी एक है, बाकी समय आने पे बताऊंगा, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग एक काम और करने वाले हैं, एक टेबल बनाओ, एक टेबल बनाओ। एक तरफ लिखो डिस्टेंस, एक तरफ लिखो ऑर्बिटल स्पीड, और एक तरफ लिखो ऑर्बिटल पीरियड, और एक हो गया ऑर्बिटल पीरियड। डिस्टेंस, ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल पीरियड। अब देखो जो चीजें मैंने वहां लिखी उसको एक टेबल के फॉर्म में लिख रहा हूं। मैंने कहा भाई 50 किलोमीटर के डिस्टेंस है, अच्छा। ऑर्बिटल स्पीड जो है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है, अच्छा। ऑर्बिटल पीरियड जो है वो 88 मिनट का है, अच्छा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती गई, लास्ट 36,000 किलोमीटर लगभग 3.1 किलोमीटर पर सेकंड हो गया, और यार टाइम जो हो गया वो 24 घंटे हो गया। यहाँ जो टाइम हो कितना हो गया? 24 घंटे हो गए, 24 आवर्स। ओके, अब सुनो, अब ये चीजें आपको बता रही कि बीच में क्या हो रहा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, क्या क्या हो रहा है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब सुनो बच्चों, एक काम करो, अब एक तरफ लिखो लिस्ट ऑफ ऑर्बिट्स, लिस्ट ऑफ ऑर्बिट्स। हर चीज एकदम ऑर्डर में लेके चलो, लिस्ट ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरी तरफ हम लोग चलेंगे लिस्ट ऑफ सैटेलाइट्स। ऑर्बिट्स जहां सैटेलाइट को रखते हैं, सैटेलाइट्स जिनको ऑर्बिट में रखा जाता है, दोनों में कुछ रिलेशंस हैं, और दोनों पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे अभी आपको पता चला डिस्टेंस और पोजीशन में कुछ रिलेशन होता है, क्यों? बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? डिस्टेंस पोजीशन में रिलेशन होता है। अब मुझे नहीं लगता आप में से किसी को दिक्कत होगी, और एक बात याद रखना,
बहुत तगड़ा वाला झाड़ूंगा तुम लोगों को मैं, अगर ये सब आंसर नेक्स्ट लेक्चर में नहीं दिए तो। ठीक है, कि अगर पोलर पे मैं रख रहा हूं मतलब कितनी डिस्टेंस से मैं रख रहा हूं, क्योंकि इन्हीं ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को रखूंगा और इन्हीं ऑर्बिट्स में ये पोजीशन होंगे और ये ऑर्बिटल स्पीड होगी और ये टाइम होगा। ये याद रखना, नहीं तो अगला लेक्चर छोड़ देना। ना तो तुमको समझ में आएगा कि कोई सैटेलाइट 24/7 क्यों काम करता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ना तो तुमको ये समझ में आएगा पोलर नेचर ऑफ सैटेलाइट ही होगा जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और 5 क्वेश्चन आप अपना छोड़ दीजिएगा जो आपके यूपीएससी में आया हुआ है, सपना भी नहीं देखिएगा। आपको एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ा है, 1 1 + 2 2 + 1 3 3 = 2 + 1 4। अब 5वें पे जा रहा हूं और ये पांचों जोड़ के फिर अंत बताऊंगा। देखो ये सैटेलाइट भेज दिया, ये पूरा फंक्शन है, ये यूपीएससी क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, ऑर्बिट्स, कितने ऑर्बिट्स हैं जो हमको यूपीएससी के लिए पढ़ने हैं? 6 ऑर्बिट पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला पढ़ना है पोलर ऑर्बिट्स, पहला पढ़ना है पोलर ऑर्बिट्स। दूसरा पढ़ना है पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं। कई जगह तो एसएसओ लिख के काम लोगों ने चला लिया है, एसएसओ लिख के पोलर ऑर्बिट, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं जीपीएस ऑर्बिट, तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं जीपीएस ऑर्बिट। चौथा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, इसको कहते हैं जियो। चौथा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और नेक्स्ट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसको कहते हैं जीटीओ। है तो बच्चा अभी लिख लो, भी लिख लो बस। पोलर ऑर्बिट, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जीपीएस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जीपीएस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट्स का। देखो इधर कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया लॉन्च करता है। पहला देखो यूनिवर्सिटी सैटेलाइट्स, सॉरी पहला एक्सपेरिमेंटल लिखो, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स पहला। दूसरा है यूनिवर्सिटी सैटेलाइट। फिलहाल आजकल ये चीज इसरो नहीं लिखता है, पर मैं भी अभी लिख रहा हूं, पुराना आदमी हूं ना इसलिए मुझे पता है। आपको तो ये दिखेगा भी नहीं, नया क्या चेंज किया है आपको पता चल जाएगा बाद में। आजकल इसरो नहीं लिख रहा है कि मैं लिखता हूं। तीसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। चौथा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और पांचवा इनसेट ऑब्लिक जी सैट। इनका मतलब इंडियन सैटेलाइट, जी का मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनका मतलब इंडियन सैटेलाइट और जी सैट का मतलब हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इंडियन सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। सुनो
असल में क्या है, एक तरफ जो सैटेलाइट लिखा गया है ना, इन सैटेलाइट्स को एक्चुअल में इन्हीं ऑर्बिट्स में भेजा जाता है। अगर गलत जगह चला गया ना तो आपका 300 करोड़ रुपया बेकार हो गया। अब ये डिपेंड करता है कितना खर्चा उसमें किया गया है। जैसे, और अगर सही जगह के ऑर्बिट में नहीं पहुंचा, उसको भी एक ऑर्बिट कहते हैं, गलत ऑर्बिट। और गलत ऑर्बिट के लिए एक शब्द का यूज करते हैं, ड्रिफ्ट ऑर्बिट। ये एक जनरल टर्म है, इसमें कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, पर आपको समझा दे रहा हूं। अगर कोई सैटेलाइट अपने सही जगह के ऑर्बिट पे नहीं पहुंचता है तो वो भटक जाता है, और उस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट ऑर्बिट। और समझो, अब वो आपका पैसा बेकार हो गया। ऐसा कई बार हुआ है। एक आध सैटेलाइट से मैंने ऐसे सुने हैं कि भेजा गया, अपनी जगह के थोड़ा इधर उधर रह गया, पता चला कि 1 महीना में 1 हफ्ता उसे सिग्नल ही नहीं आ रहा है, बेकार पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है। ठीक है ना। तो सैटेलाइट्स को प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पे लगाओ। जैसे देखो, हम सब इस क्लास के अंदर आते हैं और सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। सबकी अपनी अपनी ऑर्बिट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऑर्बिट सबको दिख ही रहा है, खड़ा हो गया मैं अपने ऑर्बिट पे, बैठ गया अपने ऑर्बिट पे, और सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं, तभी सब अपनी अपनी जगह सही से काम करते हैं। एग्जैक्टली। और ऑर्बिट भी जहां जिसको बैठाना है, सही जगह पे सही को बैठाना है। रवि सर को इस ऑर्बिट में बैठाना है, स्टूडेंट्स को उस ऑर्बिट में बैठाना है। हर किसी का अपनी जगह पे होकर ही स्पेसिफिक काम होता है। यही मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब लगे आप तो हम कंक्लूजन पे आते हैं। सुनो, कंक्लूजन ये है कि ये दोनों ऑर्बिट तो हमको आ रहे काम के है ही नहीं, बकवास सैटेलाइट्स। तो इनकी ऑर्बिट को हम आपसे बताएंगे नहीं कहां भेजते हैं। हमें एक्चुअल में पढ़ना है रिमोट सेंसिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन और इनसैट या जीसैट। और ये भी इनसैट पुराना नाम है। इनसैट का पूरा नाम इंडियन सैटेलाइट, इनसैट का नया नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, वो भी बताऊंगा। पहले इनसैट था, बाद में जीसैट क्यों बोलने लगे, आजकल जीसैट क्यों चला है कि पहले इनसैट चलता था, वो सब बाद में बताऊंगा। रुको, असल में क्या होता है, ये जो पोलर और पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट है ना, देखना, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं और जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, वो एक्चुअली पोलर और पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही स्पेशली भेजे जाते हैं। मतलब मोस्टली, मतलब नॉर्मली, मतलब जनरली, मतलब कॉमनली। ये सारे कीवर्ड्स लिख देता हूं अपने अनुभव के बेस पे, क्योंकि तुमको ऐसे ही कीवर्ड वो पूछेगा। अब इन्हीं में से कुछ पूछेगा। अगर बोल दिया ओनली तो गलत हो गया। ओनली का मतलब कि आप बायस हो गए, यही रहता है। ना, 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 कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो कॉमनली, नॉर्मली, जनरली, मोस्टली, ये ठीक है, पर ओनली में गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे। आप पकड़ रहे हो मेरे वर्ड को जब मैं बोल रहा हूं, ढंग से समझना। अच्छा, ओनली वैसे भी ज्यादातर स्टेटमेंट गलत ही होता है, यूपीएससी के स्टेटमेंट में भी है ना, ये ध्यान ही रखो, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन आ ही जाता है। तो ओनली कैसे सही हो सकता है, कोई ना कोई अपवाद आ ही जाता है। अगर हम तुझे ये बोले कि देखो, रवि सर इज द ओनली बेस्ट टीचर इन इंडिया फॉर साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, ये आसपास नहीं, फालतू बातें, झूठ नहीं, ठीक है, किसा क्या नहीं, एकदम गलत, एकदम गलत है, एकदम गलत है। कोई ना कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो पक्का रवि सर से अच्छा काम कर रहा हो। नहीं समझ आएगा तो एक्सेप्शंस तो हर जगह पे हो सकते हैं ना, तो उसी दम पे सोच लिया करो, कोई ना कोई तो होगा। हो सकता है कि अभी आपके सामने किस्मत से ना आया हो, है कि नहीं, लगा हो हमसे आगे निकलने के लिए, और अच्छी बात है। डार्विन ने भी बोला है कंपटीशन रहना चाहिए। अगर कंपटीशन खत्म हो गया तो इवोल्यूशन रुक जाएगा। इसलिए मैं भी सबसे कंपटीशन करूंगा और सब भी मुझसे कंपटीशन करें। अंत फायदा किसका होने वाला है, इन बच्चों का। जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा। ये तो आपके साथ भी है, जो अच्छा करेगा सॉलिड होगा, बाकी बाहर। और ठीक भी है, क्योंकि देश को अच्छा आईएएस बनना चाहिए। ये बैकडोर एंट्री वाले लोग ठीक नहीं है, जो मोदी की पार्टी में फटाफट 40 लोग लेटरल एंट्री, 20 लोग लेटरल एंट्री, 8 लोग लेटरल एंट्री, ये गलत है। ये बच्चे जो हमारे देश के जो मेहनत कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए, लेटरल एंट्री से अब 40 सीट खत्म कर देंगे तो सीट कहां से आएगी। आप लेटरल एंट्री समझते हैं? पॉलिटी वाले टीचर से पूछेगा कि सर अगर हम मोदी और राहुल के चमचे हैं
ठीक है, मोदी और राहुल जी के चमचे हैं तो हमको सीधा लेटरल एंट्री से सेक्रेटरी बना देंगे। यस सर, हमें सिंपल ग्रेजुएट है, नहीं भी पास है तब भी मेरे ख्याल से तो है। तो सर ये तो बहुत गलत है। हम मेहनत करने वाले लोग, दिन रात तपने वाले लोग, इतना फ्रस्ट्रेट होने वाले लोग, समाज में बहिष्कृत होने वाले लोग, 3 टाइम फेल होने के बाद क्या क्या हमारी बेइज्जती हुई है सर? सर हम लोग इतना झेलने के बाद तप के आईएएस बने हैं और ये लोग नौटंकी कर करके लेटरल एंट्री से आईएएस बन जा रहे हैं। गलत तो है भाई। तो आप क्यों चमचेबाज नहीं हैं? चलिए आगे बढ़े। वो भी गुणवत्ता होती है बच्चा, वो भी क्वालिटी होती है। चमचेबाजी करना, बटरिंग करना, मस्का लगाना, तब इधर आइए। जिनके पास है वो लोग नहीं करेंगे। इधर आइए। अब सुनिए 1 मिनट, इधर सुनो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये जो इंसर्ट जी सेट है ना, वो जनरली यहां होता है। जैसे से मैंने बनाया कॉम्बिनेशन बनाते रहना। इंसर्ट जी सेट जनरली यहां होता है। ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा। और सुनो एक बात और, अब आप बोलोगे सर रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन को आप पोलर सिंक्रोनस दोनों जगह की बात कर रहे हैं। यही हम तुमको क्लियर कर देते हैं। इसमें पोलर सिंक्रोनस सबसे बेस्ट ऑर्बिट है। तो अगर कोई ये पूछे रिमोट सेंसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे बेस्ट ऑर्बिट कौन सा है, आंसर क्या होगा? पोलर सिंक्रोनस। भेज दो दोनों में, लेकिन बेस्ट है पोलर। ये आपको अगले लेक्चर में समझ में आ जाएगा क्यों। सर एक बात बताओ, आपने जीपीएस ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया। हाँ नहीं बताया, क्यों नहीं बताए हो? ये एक मिसलेनियस केस है। अब मिसलेनियस केस जब कॉमन केस में आ ही नहीं रहा तो मिसलेनियस से बताएंगे ना। ठीक है, इसमें से कोई भी केस नहीं बन रहा है। रुको अभी। अच्छा देखो, इसके बहुतेरे नाम हैं, हमसे भी नहीं रहा कि हम सभी लिख दिए। पता चले कि यूपीएससी में नाम कैसे तुम क्वेश्चन छोड़ दो जबकि आंसर आता हो। तो हमने भाई एक तरफ लिखा पोलर ऑर्बिट, दूसरी तरफ लिखा पोलर सन सिंक्रोनस, या सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोला जाता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोला जाता है। सबका मतलब एक ही है। सबका मतलब एक ही है। अब देखो, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम एंट्री मार चुके हैं एकदम कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे, और ये है अब टेक्निकल चीज। लेकिन सुनो, इस टेक्निकल चीज में वही शाही पनीर की सब्जी बनने जा रही है। सारा मसाला, सारा पनीर, सारा सामान इकट्ठा हो चुका है। देख लीजिए, सारा मसाला, सारा सामान, सब कुछ तेल वेल ला चुका हूं मैं। पनीर भी है इसमें, सब देख लो, सारा सब कुछ है। अब बस ये सारी चीज लगा दी हो। अब इन्हीं सारे मसाले और चीज के दम पे, ठीक है ना, अब हम लोग यहां करने वाले हैं क्या, अगला डिस्कशन, जिसमें हम लोग ऑर्बिट बाउंड्री करेंगे। ठीक है, जाइए। सुनो।